हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कोर्स के साथ जुड़ के और इसकी प्रत्येक वीडियो को देख के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो अब तो देखो भाई, वैकेंसी भी आ चुकी है। 411 पद हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। तो लगातार यहाँ पर आप लोग मेरे साथ लगे रहिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप इन सभी वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपका प्री नहीं रुकेगा। ठीक है, बाद बाकी आप मेरे द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे, साथ में वीडियो भी देख लेंगे, तो आप 100% प्री बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, भारत की जलवायु को खत्म कर दिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग अब कमेंट भी वहाँ पर करते हैं और मैसेज भी करते हैं कि उन्हें जो ये नोट्स पीछे लगे हुए होते हैं उन्हें वो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आरो यारो 2023 के लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंतर्गत आप पूरा पैकेज हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, इसमें जीएस के जितने भी विषय हैं, ठीक है, और जो आरो यारो के लिए हिंदी है, तो उनके कंप्लीट नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। ठीक है, घर पे भेजे जाएंगे, इसका मतलब ये बुकलेट के फॉर्म में होंगे, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं पीडीएफ तो नहीं दे दी जाएगी हमें। बाद बाकी जो टेस्ट सीरीज है और जो करंट अफेयर्स है वो आपको व्हाट्सएप पर पेड ग्रुप में दी जाएगी। मतलब जितने भी लोग इस पैकेज को ले रहे हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स मिलेगी। टेस्ट सीरीज में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, फुल लेंथ का मतलब 140 क्वेश्चन जिसमें जीएस के होते हैं और 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, मतलब जो आयोग का पैटर्न होता है। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपको वहीं पर मिलेगी, कहाँ पर, पेड ग्रुप में। बाद बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं दे ही रहा हूँ। और अगर आप कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप एडमिन जो भी वहाँ पर आपको दिखेगा, आप उसे मैसेज करके किसी भी चीज़ की कोई जानकारी हो वो ले सकते हैं। कोई पढ़ाई में समस्या आपके आ रही है, कोई नोट्स में चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसको लेने के लिए आप 8630246905 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत संपर्क करके कंप्लीट पैकेज को अपने यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। बाद बाकी बहुत से लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो आरो यारो की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स मांगते हैं, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बस इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो आज क्लास में क्या है, भारत की वनस्पति, यानी कि इसमें हम भारत के वन और उनमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो वन होते हैं वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पर वर्षा का पैटर्न जिस तरीके का होगा वहाँ पर वैसी तरीके की ही वनस्पति मिलेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखिए कि वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति अपने आप को पर्यावरण की दशा तथा जल की उपलब्धता के अनुरूप ढाल लेती है। ठीक है, जहाँ पर कम वर्षा होती है, आपने देखा होगा वहाँ पर आपको कैसे पेड़ दिखेंगे, कटीले। ठीक है, और झाड़ियाँ टाइप की सूखी दिखेंगी, बबूल जैसी चीज़ें आपको दिखेंगी। और आपने देखा होगा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर खूब घने घने पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत घने लंबे, जिनकी पत्तियाँ एकदम से बड़ी और हरी होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसी तरीके से हो रही है कि जैसी वर्षा वैसी वहाँ की वनस्पति, यानी कि वैसे वहाँ का जो वो होना चाहिए, वन का विकास होना चाहिए, तो वो वर्षा के अनुरूप ही होता है। तो जैसे ज़्यादा वर्षा तो सदाबहार वनों का विकास करती है और बिल्कुल वर्षा नहीं तो कटीले वन तथा झाड़ियों का विकास होता है। ये चीज़ आप
प्रैक्टिकल वे में भी अपने आसपास देख सकते हैं, या फिर आपको एक बड़े क्षेत्र पर देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अंडमान निकोबार की तरफ देखें जहाँ पर कि खूब वर्षा हो रही है, या फिर आप देखेंगे केरल के मालाबार तट के समीप आप देखेंगे खूब वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर कैसे वन पाए जा रहे हैं? सदाबहार वन। ठीक है। और जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है, आप चले जाओ कहाँ पे, जैसे वृष्टि छाया वाला जो प्रदेश है मैंने आपको बताया था। अब मैं देखो बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं अपने मुंह से बोलता हूँ कि वृष्टि छाया प्रदेश, इसके बाद मैं मान के चलूँगा कि आपको बिल्कुल पता होगा कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, क्योंकि भाई मैं पीछे ये सारी चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा चुका हूँ। तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करके अपनी क्लास को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों को जनवरी से कुछ समय पहले तक अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ताकि आप रिवीजन मोड में भी बने रहें। और बाद के दिन हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जीएस हमें जल्दी कवर करनी है, इसीलिए चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे वृष्टि छाया वाले प्रदेश में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत कम वर्षा मिलती है, तो वहाँ पर भी कैसे कटीली झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। आप थोड़ा सा थार के रेगिस्तान की तरफ चलिए, वहाँ पर भी कम वर्षा पाई जाती है, तो वहाँ पर भी किस तरीके के कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जिस प्रकार की वनस्पति जिस प्रकार की वर्षा, जिस प्रकार का जलवायु, उसी प्रकार की वनस्पति। यही चीज मैं कह रहा था कि वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, ये चीज प्रूफ हो गई। उसके बाद जहां वन अधिक होते हैं वहां वर्षा भी अधिक होती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? सब लोग इतना फोकस करते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने का कारण यही है कि जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर वर्षा की मात्रा भी ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखो जो पर्वतीय वन होते हैं वो वर्षा का अनुसरण ना करके ढाल अथवा ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पर्वत होता है तो वहां पर जो वन होते हैं वो करते हैं ऊंचाई का अनुसरण। जैसे मान के चलो 1500 मीटर तक होगा तो कुछ अलग प्रकार की वनस्पति होगी, फिर 1500 से 3000 पे जाएगा तो फिर कुछ अलग प्रकार की वनस्पति होगी। ऐसे ही ऊपर चलता चला जाएगा तो वनस्पति का प्रकार बदल जाएगा, और एक समय पर जब बहुत ऊंचाई हो जाती है तो फिर कोई भी वनस्पति उगने में वहाँ पर सक्षम नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं होता है। अभी हम इस चीज़ को आगे भी समझेंगे। बस अभी इतना दिमाग में लेके चलिए कि जो पर्वतीय वन होते हैं वो किसका अनुसरण करते हैं? वो करते हैं ऊंचाई का अनुसरण। उसके बाद देखो भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन इन्हीं छोटी चीज़ों से पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में पाए जाते हैं 5 प्रकार के वन। कौन कौन से? देखो पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अथवा सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन दूसरा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ तीसरा, पर्वतीय वन चौथा, और ज्वारीय या फिर इनको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए 5वां। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं, और अब हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, इनको हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि मुख्यतः यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले तो भाई ये पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन है, यानी कि इनकी मुख्यतः पूछी जाएगी अवस्थिति। ठीक है। तो आपको एक अवस्थिति ध्यान रखना है, दूसरा इनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो याद रखना है, यानी कि कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं, फिर क्या देखना है कि ये किस प्रकार की परिस्थिति में उग रहे हैं। ठीक है। तो तीसरा वो, अगर आप इतनी 2-3 चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो फिर यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनेगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो विकास है वो अधिक ताप और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था कि वनों का विकास किस परिस्थिति में हो रहा है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इनका जो विकास है वो देखो अधिक ताप
और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हो रहा है। यानी कि जहां पर ताप अधिक होगा और जो वार्षिक वर्षा होगी वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, तो वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अच्छा, जो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ये साल भर अपने वृक्षों की पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो वृक्ष होते हैं वो साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं और इसीलिए इनको सदाबहार वन की संज्ञा दी जाती है। इनके वृक्ष बहुत अधिक लंबे और घने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ के आप वृक्ष देखेंगे तो बहुत घने होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत अधिक लंबे होते हैं और होते हैं कैसे? घने। और इनका विकास विषुवत रेखीय प्रदेशों में होता है, इसीलिए इनको विषुवतीय वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन को सदाबहार वन भी कहते हैं और इनको विषुवत रेखीय वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इनका विकास विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा देखने को मिलता है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं अक्षांश, और ये है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसी के आसपास इन सदाबहार या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हर 4 से 5 घंटे में वर्षा होनी तय है, इसीलिए यहाँ पर इन सदाबहार वनों का विकास होता है। ठीक है, अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। यहाँ पर बस अभी आप इतना जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। बाद बाकी ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसको हम लोग जब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो वनस्पति है यानी कि जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की वनस्पति है, या फिर ये चीज़ें विकल्प में देके आपसे कथन में देके भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो आबूनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबड़, सिनकोना। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, अब देखो इन वृक्षों की लकड़ियां कठोर होती हैं, इसके चलते इनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं है। देखो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो कठोर लकड़ी होती है उसका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। बाद बाकी ये जो वन होते हैं ये बहुत घने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके चलते इनका दोहन करना भी कठिन है। अब जैसे मान के चलिए जो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो इतने सघन हैं, इतने घने हैं, इतनी ज़्यादा उसमें घास और वो मतलब एकदम गुथे हुए होते हैं। ठीक है, तो उनमें घुस के उस लकड़ी को काटना, ले जाना या फिर उसका उपयोग करना, बाद बाकी ये लकड़ी बहुत ज़्यादा कठोर भी होती है, इसीलिए इन वृक्षों में जो वन पाए जाते हैं इनका बहुत ज़्यादा आर्थिक या फिर वाणिज्यिक महत्व नहीं होता है। बाद बाकी इस चीज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करना कि कौन कौन सी इसमें वृक्ष पाए जा रहे हैं या फिर वनस्पति पाई जा रही है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आबूनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबड़ और सिनकोना, ये कुछ वनस्पति या फिर वृक्ष हैं जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ें तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो भारत में ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय की तराई क्षेत्र। तो हिमालय का जो शिवालिक के दक्षिण में जो तराई वाला क्षेत्र है उसमें ये वन पाए जाते हैं बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद देखो
शिलोंग पठार व उसके आसपास का क्षेत्र। तो जो ये शिलोंग पठार और उसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जा रहे हैं। बाद बाकी देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग एक मैप अपने पास रख लीजिए, या फिर जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आपने मेरे पास से नोट्स लिए हैं तो उसमें भी बहुत सारा स्पेस खाली है। आप कहीं भी एक मैप बना के और इन चीज़ों को वहाँ पर इंडिकेट कर लीजिए ताकि आप विजुलाइज फॉर्म में चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकें। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, ठीक है, ये वाला, इस पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश, ठीक है, फिर यही वाला जो पश्चिमी का तटीय प्रदेश है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ये आपने भारत की जलवायु के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है, आप भी अपने पास कर लीजिए। उत्तरी सह्याद्री, यानी सह्याद्री का नाम आपको पता ही है क्या है, पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री में वर्षा वनों को 16 नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री की बात हो रही है, उत्तरी सह्याद्री मतलब उत्तर पश्चिमी घाट का जो ये वाला क्षेत्र है, ये हो गया आपका उत्तरी सह्याद्री, और यहीं पर इन वर्षा वनों को क्या नाम दिया गया है, 16। ठीक है, उसके बाद देखो अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है, तो अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनकी वनस्पति बिल्कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, हर जगह एक लॉजिक नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंडमान निकोबार के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की वनस्पति है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर पाया जाता है विशालकाय डिप्टेरोकॉर्पस और टर्मिनालिया। इनके नाम आप लोग याद रख लें क्योंकि ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी ने इसको पूछा है। तो कौन कौन से वृक्ष हैं अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डिप्टेरोकॉर्पस और टर्मिनालिया। बाद बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, देखो अब ऐसा है, अब क्लास को थोड़ा सा तेज करके हम लोग चलेंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पिछला वाला आपको सारा मिल चुका है। जैसे वृष्टि छाया प्रदेश की बात आ जाती है, एकदम से बात सह्याद्री की आ गई, तो ये सारी चीज़ें अब आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, अगर बीच में आप सीधा इस क्लास में आ गए हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि भाई आप एक काम करो, आप स्टार्टिंग से लेके सभी क्लासेस देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, जो कि भारत में वनों का पहला वाला प्रकार था। अब दूसरे वाले पे आते हैं जो कि है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तो अब देखो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों का जो विकास है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर होता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विकास हुआ है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्र पर किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, शीत ऋतु के बाद या गर्मी के आगमन पर इस वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहते हैं। अब देखो आप कभी कभी, मतलब कभी क्या, सभी लोग यहाँ पर गांव के ही क्षेत्र से ज़्यादातर बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो जो हमारे यहाँ शीशम के पेड़ होते हैं, सहतूत के पेड़ देखे होंगे आपने, सागौन के पेड़ देखे होंगे, आम के पेड़ देखे होंगे, आंवला के पेड़, तो ये सारे वृक्ष क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ये चीज़ आपने गौर
करी होगी। ठीक है, हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में समझना सीखिए। ठीक है, तो ये सारे जो पेड़ होते हैं ये गर्मी के आगमन पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ हैं ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब कहने का मतलब ये था कि जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के वृक्ष होते हैं वो शीत ऋतु के बाद या फिर गर्मी के आगमन पर अपने वृक्षों की पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ या फिर पर्णपाती मतलब पत्तों को गिराने वाला, ठीक है, तो पर्णपाती या फिर पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को हम लोग क्या भी कहते हैं, पतझड़ या फिर पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के विकास की और इनके अलग अलग नामों की। उसके बाद देख लो इनमें वनस्पतियां क्या क्या पाई जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन, सहतूत, महुआ आदि इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, ये वही वाला क्षेत्र है जहाँ पर अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में मोस्टली यही उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं और इनकी जो वनस्पति है वो आपके सामने दिख रही है और ये वृक्ष आपके आसपास जरूर होंगे। शीशम, साल, सागौन हर जगह होता है, साखू, आम, आंवला, चंदन, सहतूत, महुआ। ठीक है, अब देखो इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ियां मुलायम और मजबूत होती हैं और वृक्ष दूर दूर होते हैं। ठीक है, आम के वृक्ष कभी आपने देखा है कि बिल्कुल इतने ज़्यादा घने हो कि वहाँ पर धूप तक ना उसकी ज़मीन पर पहुँच रही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनके वृक्ष की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, वृक्ष दूर दूर होते हैं। ठीक है, लकड़ियाँ मजबूत होती हैं, इसी कारण उष्णकटिबंधीय मानसून वनों के जो वृक्ष होते हैं उनका एक वाणिज्यिक महत्व होता है, यानी कि वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संपन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि उनसे एक बहुत बड़ी आर्थिक आय हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कौन कौन से वृक्ष हैं, इनको जरूर फोकस करना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसी से कि एक वनों की वनस्पति कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, बात बाकी देखो अब इसके फैलाव की अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर भारत के मैदान में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से बिहार तक। अब उत्तर भारत का मैदान आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, हिमालय के दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक इन्हीं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का विकास हुआ है। फिर मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक पठारी भारत में इन वनों का विकास हुआ है। तो मध्य प्रदेश से और इस तरीके का ये जो क्षेत्र है इस तरीके का, ठीक है, पश्चिमी घाट के बहुत दूर। ठीक है, ऐसा नहीं कि पश्चिमी घाट से बिल्कुल ये पूर्वी क्षेत्र से चिपक गया हो, बस आप ये ध्यान रखने कि मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक इस तरीके से भी इन वनों का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गए उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के। तो यहाँ पर आपने कैसे किन परिस्थितियों में इनका विकास हो रहा है, इनका अन्य नाम क्या है, इनकी वनस्पति क्या है और इनका विस्तार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है सभी वनों के बारे में। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखो कटीले वन और झाड़ियों की हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कटीले वन और झाड़ियों का जो निर्माण होता है या फिर विकास होता है वो कहाँ होता है, बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और वर्षा की मात्रा कितनी कम, 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा। अब देखो सदाबहार जो वन थे वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। फिर जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन थे वो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। और कटीले वन तथा झाड़ियाँ ये सिर्फ 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझनी जरूरी है कि मतलब इनका एक क्राइटेरिया क्या है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा देखो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधों में पत्तियों की जगह कांटों का विकास होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में भी पूछा जाता है और वैसे भी पूछ लिया जाता है कि किन वनों के वृक्षों में पत्तियों की जगह कांटों का विकास होता है, तो वो होता है कटीले वन तथा झाड़ियों वाले वनों में। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ की जो पत्तियां हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि भूमिगत जल का बाष्पोत्सर्जन होता है वो कम हो। ठीक है,
पत्तियां अगर होंगी तो वो जमीन से जल लेंगी और फिर जब उन पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी तो उनसे जल का बहुत तेजी से बाष्पोत्सर्जन होगा। इसी को रोकने के लिए वहाँ के जो वृक्ष हैं उनमें पत्तियों की जगह कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति की जड़ें पानी की तलाश में अत्यधिक लंबी हो जाती हैं। तो देखो, जो ये कटीले वन और झाड़ियों की जड़ें होती हैं, इनके कटीले वन और झाड़ियों वाले जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो भी पानी के तलाश में इस तरीके से बहुत दूर दूर तक जमीन में फैल जाती हैं ताकि उन्हें कहीं से पानी मिल सके। ठीक है, तो ये वाला भी आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि ये भी कथन के रूप में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कटीले वन और झाड़ियाँ होती हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख वृक्ष आते हैं। तो देखो, बबूल, खजूर, नांगफनी, खेजड़ा, बेर, करील, इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, कौन कौन से? बबूल, खजूर, नांगफनी, खेजड़ा और बेर। अब देखो, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। सामाजिक वानिकी मतलब कि सभी लोग मिलके समाज के लिए कुछ ऐसे वृक्ष लगाएं जिनका आर्थिक महत्व हो, जो लोगों की आय का साधन भी बने। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। ठीक है, कैसे? एक तो चीज और ध्यान रखना कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसे मरुस्थल का राजा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहते हैं, तो वो कहते हैं खेजड़ी वृक्ष को। ठीक है, अब देखो, खेजड़ी सामाजिक वानिकी में क्यों इतना प्रयुक्त हुआ और क्यों ये एक बहुउद्देशीय वृक्ष है, वो इसलिए क्योंकि ये पशुओं के चारे के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है, औषधि के रूप में काम आता है। तो फिर इन्हीं कारणों से इसे सामाजिक वानिकी में बड़े स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है और ये एक बहुउद्देशीय आप देख ही रहे हैं, चारा में भी काम आ रहा है, ईंधन में भी काम आ रहा है और औषधि में भी काम आ रहा है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य भी हैं बहुत ज़्यादा कि ये चारा भी काम आ रहा है, ईंधन में भी काम आ रहा है, औषधि में भी काम आ रहा है, और क्या है, ये कम पानी में और अधिक तापमान सहन करने की क्षमता में भी ये विकसित हो जाता है। इसीलिए सामाजिक वानिकी में इस वृक्ष को वरीयता दी जाती है। किसको? खेजड़ी के वृक्ष को। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया, 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पौधों में पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, भूमिगत जल और जो इनकी जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। बाद बाकी बबूल, खजूर, नांगफनी, खेजड़ा और बेर और करील इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। बाद बाकी सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है, क्योंकि ये पशु चारा, ईंधन और औषधि के रूप में प्रयोग होता है। बाद बाकी इसमें तापमान सहन करने की क्षमता अधिक होती है और कम पानी की आवश्यकता के कारण इसको सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में वरीयता दी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ये कटीले वन और झाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर उगती हैं। तो इनको हम लोग थोड़ा सा देखें तो इनका विकास भारत में रेगिस्तानी क्षेत्रों, राजस्थान और गुजरात, तो ये वाला जो क्षेत्र है, थार के मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कटीले वन और झाड़ियों का विकास देखने को मिलेगा। बाद बाकी वृष्टि छाया प्रदेश जो पश्चिम, इस तरीके का ये पश्चिमी घाट है और यहीं का जो पूर्वी ढाल है, यहीं आसपास वर्षा नहीं होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके पर यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है और बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर भी कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश की परिभाषा फिर से लिखी हुई है, तो लिखने में तो ठीक रहता है लेकिन मैं उसको फिर से समझाऊंगा नहीं। और भारत में इस प्रदेश के अंतर्गत विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक आते हैं। तो अब जो वृष्टि छाया वाला प्रदेश है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ आ जाता है, यहाँ पर है। ठीक है, फिर तेलंगाना और क्या आता है, उत्तरी कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये वृष्टि छाया प्रदेश के ही अंतर्गत है और यहाँ पर
कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कटीले वन एक वृष्टि छाया वाले प्रदेश में, और दूसरा ये जो गुजरात और राजस्थान में थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पर्वतीय वन की, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और यहाँ पूर्वोत्तर हिमालय में पाए जाते हैं। उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ बदलाव आता है उनमें। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पर्वतीय वन है वो वर्षा का उतना अनुसरण नहीं करते हैं जितना कि वो अनुसरण करते हैं किसका, ऊंचाई का। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से दी भी गई है, जैसे कि सदाबहार और पतझड़ वाले जो पर्वतीय वन होते हैं, ठीक है, वो 1500 मीटर तक, ठीक है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक, ये लिखिए ऊंचाई। उसके बाद शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, जिनमें देवदार, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा देवदार का, ओक, भोजपत्र जिसे बर्च कहते हैं, और मैपिल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर, 2500 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद हम लोग 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पे चलें तो यहाँ पर आपको कोणधारी वन दिखेंगे, जहाँ पर कि वृक्ष कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे करके। ठीक है, जिन्हें कोणधारी या फिर अल्पाइन वन कहते हैं। जैसे चीड़ का पेड़ आपने कभी देखा होगा, स्प्रूस देखा होगा, फर देखा होगा, तो ये सारे 4500 मीटर की ऊंचाई के आसपास पाए जाते हैं। और फिर 4500 मीटर की ऊंचाई के बाद कोई भी वृक्ष नहीं पाया जाता है, वहाँ पर पाई जाती है क्या, टुंड्रा वनस्पति, जिसमें काई होती है, लीचेन होती है, और इसकी ऊंचाई लगभग होती है कितनी, 4800 मीटर की ऊंचाई के आसपास पहाड़ों पर ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ऊंचाई के हिसाब से किस प्रकार पर्वतों पर वनों में परिवर्तन हो रहा है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार और पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। फिर 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक देखोगे तो वहाँ पर जो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, जिनमें कि देवदार, ओक, भोजपत्र, भोजपत्र का नाम बर्च भी है, और मैपिल, ये पाए जाते हैं। फिर 2500 से 4500 की मीटर की ऊंचाई पे चलोगे तो वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें अल्पाइन वन भी कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य वनस्पति जो है वो है चीड़, स्प्रूस और फर। उसके बाद 4500 से 4800 मीटर के और हम ऊपर देखें तो फिर वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति, जैसे कि काई जम जाती है कहीं पर, लीचेन की छोटी छोटी बिल्कुल जो वनस्पतियाँ होती हैं वो ही उगती हैं, बाद बाकी तो फिर इससे ऊपर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, कोई वनस्पति नहीं मिलेगी। जैसे कि लद्दाख में आप जो यहाँ पर शीत मरुस्थल देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर पर्वतीय वन को लेकर कुछ फैक्ट हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की विशेषता कौन सा वृक्ष है, तो वो है देवदार का वृक्ष। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी देखो, उत्तराखंड के चीड़ वनों से, चीड़ के जो पेड़ होते हैं उन वनों से प्राप्त होने वाली एक महत्वपूर्ण वन उपज है जिसका नाम है लीसा। और यहाँ पर आपको विज्ञान के अंतर्गत एक प्रश्न देखने को मिलता है कि जो बिरोजा और तारपीन का तेल है वो किस वृक्ष से बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है इसी चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, चीड़ से प्राप्त होता है लीसा, और लीसा से बनाया जाता है बिरोजा और तारपीन का तेल। तारपीन का तेल हो सकता है आप सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, तो वो चीड़ के वृक्ष से ही बनाया जाता है। और जो तारपीन का तेल है वो कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर इसको और लिख दिया क्योंकि ये चीज़ें आपको कहाँ पर, बायोलॉजी के अंतर्गत भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो नोट्स बहुत कमाल के हैं, चीज़ें आप देख रहे होंगे कि सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर किसी भी अन्य किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर तो पर्वतीय वन पाए ही जाते हैं, लेकिन ये जो पर्वतीय वन है ये दक्षिण में यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो नीलगिरी वाली पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई, ठीक है, यहाँ पर भी ये शीतोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। देखो कैसे, दक्षिण भारत के पर्वतीय वन नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये सब यहीं पर हैं। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, और नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और अन्नामलाई भी यहीं पर, जहाँ पर ये अनाईमुदी पर्वतीय गांठ है ना,
अब मैं फिर से नहीं यहाँ पर बताऊंगा कि अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कैसे निर्मित हो रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तो मैं सीधा बस यहाँ पे बता दूंगा कि जो ये आपका नीलगिरी पर्वत है ये पालनी पहाड़ियाँ हैं, और ये जो अन्नामलाई पर्वत है यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण वन होते हैं। ठीक है, और इनको यहाँ पर क्या कहते हैं, सोलास। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सोलास। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो नाम याद रखना, पूछी जा चुकी हैं। लारेल, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया के संदर्भ में प्रश्न बन चुका है, और सिनकोना, तो इन तीनों के संदर्भ में प्रश्न बन चुका है। तो ये दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों के अंतर्गत पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। कौन सी, लारेल, मैग्नोलिया और सिनकोना। तो पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ साथ इनमें परिवर्तन आता है, और इस तरीके से जैसे जैसे ऊंचाई बदल रही है वैसे वैसे वनस्पति का प्रकार बदल रहा है। देवदार हिमाचल प्रदेश की विशेषता है। उत्तराखंड का जो पर्वतीय वन है वहाँ पर चीड़ का वृक्ष पाया जाता है, उससे एक पदार्थ मिलता है लीसा, और लीसा से ही बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में। दक्षिण भारत के जो पर्वतीय वन हैं वो यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत, नीलगिरी पर्वत और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, और ये शीतोष्ण वन होते हैं। इनका नाम है सोलास। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी इनकी वनस्पति लारेल, मैग्नोलिया और सिनकोना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ट्री लाइन के बारे में। इससे भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो देखो, ट्री लाइन कुछ नहीं, मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझा देता हूँ। जैसे ये कोई पर्वत है, तो इसमें ट्री लाइन का मतलब ये होता है कि पर्वत की ऊंचाई की वह सीमा जिस पर कि वृक्ष या फिर वनस्पति उगने में सक्षम हो। अब मान के चलो क्या होता है कि सिर्फ एक पर्वत हो, उसकी ट्री लाइन की सीमा अगर 3500 मीटर है, तो यानी कि यहाँ से और 3500 मीटर तक ही वहाँ पर वृक्ष उग पाएंगे उस पर्वत पर, और बाद बाकी आगे की जो ये सीमा होगी यहाँ पर कोई भी वृक्ष या वनस्पति नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर हो सकता है बर्फ जमी रहती हो, या वहाँ की ऊंचाई की वजह से जो पेड़ वहाँ पर उगने में सक्षम ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ट्री लाइन का मतलब वही होता है, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर कि वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। यानी कि वह ऊंचाई है जिस ऊंचाई तक वृक्ष उग पाने में सक्षम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान कितना है, 3600 और 3800, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सीधा सीधा ये मीटर आपको ध्यान रखना होता है। जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान है 3300 से 3600। यानी कि जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर ट्री लाइन का जो मान है वो अधिक है, और पश्चिमी हिमालय में ये मान थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आंकड़ा जरूर अपने नज़र में रखना। ठीक है, आंकड़ा अगर आपके नज़र में होगा तो अगर यहाँ से कोई कथन भी दे दिया गया तब भी आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वनों के अंतिम प्रकार की, जो कि हैं ज्वारीय और मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन हम लोग पहले ही सुंदरबन डेल्टा की जब हमने बात की थी तब ज्वारीय और मैंग्रोव वनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। तो जो नदियों के डेल्टाओं में जो वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि जो वन पाए जाते हैं, उन्हें ही डेल्टाई या फिर ज्वारीय या फिर मैंग्रोव वन कहते हैं। पहले तो यही चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आप लोग इन चीज़ों को अलग अलग समझने लगते हैं कि डेल्टाई वन अलग हैं, मैंग्रोव वन अलग हैं और ज्वारीय वन अलग हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही वनों के तीन नाम हैं। ठीक है, डेल्टाई वन हो या फिर ज्वारीय वन हो या फिर हो मैंग्रोव वन, ये एक वन के ही तीन नाम है। ठीक है, और ये जो डेल्टाई वन है या फिर मैंग्रोव वन है, ये मुख्यतः भारत के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी यहाँ पर नदियाँ हैं पूर्व की तरफ मुहाना बनाने वाली, वो किसका निर्माण करती हैं, यहाँ पर सभी जगह वो करती हैं डेल्टा का
निर्माण और डेल्टा में ही इन ज्वारीय या फिर मैंग्रोव वनों का विकास होता है। इन वनों में मैंग्रोवा नामक वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, तो जो ये डेल्टाई या फिर ज्वारीय वन होते हैं, इनमें मैंग्रोवा नाम की वनस्पति बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इन वनों को हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। बाद बाकी अगर हम लोग ज्वारीय या फिर मैंग्रोव वन की बात करें तो इनकी मुख्य वनस्पति कौन सी है? मैंग्रोवा, सुंदरी, कैसोरीना और फोनिक्स। और ये आप लोग नाम बिल्कुल रट लीजिए, सभी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैंग्रोवा, सुंदरी, सुंदरवन से इसको याद करिए। ठीक है, कैसोरीना और फोनिक्स ये सभी वृक्ष कहाँ के हैं? ज्वारीय या फिर मैंग्रोव वनों के। मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात से तटों की रक्षा करते हैं। जीव जंतुओं को प्राथमिक जीवन में मैंग्रोव वन का उपयोग करते हैं। तो देखो, जो मैंग्रोव वन है, जब सुनामी बहुत तेज से आती है तो ये उसको रोकने का काम करते हैं। चक्रवात से जो वर्षा या फिर बहुत तेज से जो हवा चलती है, ठीक है, नीचे सतह के पास, तो ये उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो जीव जंतु होते हैं वो भी अपने प्राथमिक जीवन में इन्हीं मैंग्रोव वनों में छुप के रहते हैं ताकि उनका शिकार ना हो सके। और बहुत बार कछुए वगैरह जो होते हैं वो इन्हीं वनों में आके अंडे देते हैं ताकि उनके अंडों को कोई नष्ट ना कर सके। तो इस प्रकार से ये जो मैंग्रोव वन है, ये सुनामी और चक्रवात के साथ साथ जीव जंतुओं को प्राथमिक जीवन में भी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये वन पाए कहाँ पे जा रहे हैं? मुख्यतः पूर्वी तट पर। बाद बाकी यहाँ पर भी कुछ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में और थोड़े से कहीं इधर। बाद बाकी पूरे पूर्वी तट पर ही इन मैंग्रोव वनों का मुख्यतः विकास हुआ है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं भारत में मैंग्रोव वन का वितरण। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2021 में प्रस्तुत की गई थी, और ये हर 2 साल पे निकाली जाती है। तो लास्ट वाली 2021 में आई थी। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें मैंग्रोव वनों के संदर्भ में कौन कौन से आंकड़े थे। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। आंकड़ा बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, 4,992। 2009 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। तो जो पिछली वन स्थिति रिपोर्ट थी वो 2019 में जारी की गई थी, और अब जो 2021 में जारी की गई है, तो 2019 की रिपोर्ट से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि भारत में जो मैंग्रोव वन है उसमें 17 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे आपको 17 वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद देखो, मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य। अब देखो, जो ये टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये तो टोटल की बात हो गई। अब हम उन राज्यों को देखेंगे जिनमें कि 2019 की तुलना के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कहाँ पर? एक उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के हिसाब से कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में और फिर अंडमान एवं निकोबार में। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पर? उड़ीसा में। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये 2 चीज़ें और याद रखना। बाद बाकी 3-3 क्रम में चीज़ें आप याद करना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, कि निम्नलिखित राज्यों को उनमें पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते या फिर घटते क्रम में लगाइए। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। तो 3 राज्य आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। मुख्यतः जो सबसे टॉप पे है वो तो बिल्कुल पता हो। उसके बाद कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो वन स्थिति रिपोर्ट की कुछ बातें हो गई, इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें रटने वाली हैं, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ आपको। अब देखो, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। किस वर्ष मिला ये भी मैंने बताया था। ठीक है, यह रॉयल
बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, सबको पता होगा। गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा में। और एक मगरमच्छों की प्रजाति होती है एस्टुअरीन, ठीक है। ये जो एस्टुअरीन प्रजाति के मगरमच्छ हैं ये भी इस सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे बड़ा तो हो गया सुंदरबन, फिर भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन उड़ीसा के भितरकनिका में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय अभयारण्य भी है, आपको पता होगा, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के डेल्टाओं द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो ब्राह्मण और बैतरणी नदी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं, वहीं पर भितरकनिका एक मैंग्रोव वन क्षेत्र का निर्माण हुआ है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद जो देखो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है, तो गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर और उसके आसपास जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और ये जो मैंग्रोव वन क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में स्थित है। तो कोरिंगा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी नदी के मुहाने के पास। उसके बाद केरल के बैकवाटर में मैंग्रोव वन का घनत्व उच्च है। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आप एज इट इज रट लो। उसके बाद तमिलनाडु के पिचावरम में मैंग्रोव वनों से आच्छादित जल विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। यह कई जलीय पक्षी प्रजातियों का घर है। तो यहाँ पर मोस्टली याद ये करना होता है कि ये जो पिचावरम मैंग्रोव वन क्षेत्र है ये तमिलनाडु में है और ये जलीय पक्षियों की प्रजाति का एक महत्वपूर्ण आवास है। उसके बाद गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र हैं। अभी जब मैप लगा हुआ था मैंने आपको वहाँ पर इंडिकेट करके दिखाया था, ये देखिए, ये खंबात की खाड़ी और जो ये क्या बोलते हैं, ये खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है, इनमें भी मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, जो बिक्रोली मैंग्रोव वन है वो किस राज्य में है। तो वो है महाराष्ट्र में। कोरिंगा आंध्र प्रदेश और बिक्रोली कहाँ पर, महाराष्ट्र में। सुंदरबन कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका कहाँ पर, उड़ीसा में। इसी तरीके से आपसे युग्म सुमेलन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। तो जो पलाश है जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है उसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको जंगल की आग कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो पलाश को कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और साथ ही साथ ये झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। अब देखो कुछ फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1978 में। ये चीजें रटने वाली हैं। अब देखो कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्षों की उपज बढ़ाकर आय में वृद्धि करना कृषि वानिकी कहलाता है, ठीक है। एक ही भूमि पर कृषि फसल भी उगा लो और वहाँ पर कुछ ऐसे वृक्ष भी लगा दो जो कि आपकी आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो, उसी को कृषि वानिकी कहा जाता है। फिर देखो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी कि 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। कितने, 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। उसके बाद जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 थी उसे 1988 में संशोधित किया गया था, तो ये भी वर्ष पूछा गया है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय वन नीति 1952 ये भी कहती है कि पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 66% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। मैदानी भागों में तो 33% या फिर संपूर्ण भूभाग की बात करें तो टोटल में 33%, लेकिन अगर जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर 66% वन होने ही चाहिए, ठीक है। और वहाँ के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि जितने ज़्यादा वन होंगे तो वहाँ वो पहाड़ जो होते हैं वो कसे हुए रहते हैं, नहीं तो फिर अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्षों का कटाव किया जाए या फिर वृक्ष कम हो जाए तो आपने देखा होगा यही चीज़ें वहाँ पर भूस्खलन जैसी
चीज़ों को जन्म देती है। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने जोशीमठ मामला सुना हुआ होगा, वो सब इन्हीं की गड़बड़ी की वजह से है कि वृक्ष वहाँ पर काफ़ी कम हो रहे हैं। उसके बाद देखो, सामुदायिक कृषि वानिकी के अंतर्गत निजी भूमि से हटकर सार्वजनिक परती पड़ी भूमि पर समुदाय द्वारा वनारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। सामुदायिक कृषि वानिकी, ठीक है, सभी एक समुदाय मिलके कृषि वानिकी के अंतर्गत निजी भूमि से हटकर सार्वजनिक परती पड़ी भूमि पर समुदाय द्वारा वनारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। किसके अंतर्गत? सामुदायिक कृषि वानिकी के अंतर्गत। फिर देखो कुछ चीज़ें और यहाँ पर फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तेंदू, बेल, खैर, ये शुष्क पर्णपाती वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, जो पतझड़ वाले वन होते हैं उनमें भी एक वनों का प्रकार और होता है, यानी कि जो होता है शुष्क पर्णपाती, यानी कि उनसे जो टोटल मानसूनी पर्णपाती वन होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, यानी कि जहाँ पर वर्षा थोड़ी सी और कम होती है। ठीक है, तो उनमें तेंदू, बेल और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि कत्था किस से बनता है, तो वो बनता है खैर वृक्ष की लकड़ी से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो बीड़ी के पत्ते होते हैं या फिर जो बीड़ी बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है तेंदू वृक्ष के पत्तों से। तो कत्था बनता है खैर वृक्ष से और बीड़ी बनती है तेंदू के वृक्ष से। उसके बाद भारत के हम लोग कुछ प्रमुख वन अनुसंधान केंद्रों को भी देख लेते हैं, और इनसे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ठीक है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, वो है कहाँ पर? देहरादून में, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1987 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत भी आ जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और यहाँ पर भी आप इसको पढ़ रहे हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। उसके बाद भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर है? देहरादून में, और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। उसके बाद देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में, और इसकी स्थापना 1988 और 1989 के बीच में की गई थी। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। वन अनुसंधान संस्थान, देखो देहरादून में बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा हट भी जाऊंगा। आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहा करो। वन अनुसंधान जो संस्थान है वो देहरादून में है, जो कि 1906 में स्थापित किया गया था। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोरहाट में है। जोरहाट कहाँ पर है? असम में। ये 1988 में स्थापित किया गया था। और जो राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड है, इसका कोई शायद मुख्यालय नहीं है, इसीलिए ये चीज़ मुझे गूगल पे भी नहीं मिली। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। तो ये हो गए भारत के प्रमुख वन अनुसंधान संस्थान, और जो कुछ इसमें बोर्ड थे वो इनके मुख्यालय भी देखे जो पूछे जाते हैं, और स्थापना वर्ष भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने आपके सामने इसको बता दिया। तो ये हो गया पूरा अपना भारत की वनस्पति का चैप्टर खत्म। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें मुख्यतः हम लोग भारत के बांधों का अध्ययन करने वाले हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग लगातार साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहिए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।